फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि हमने फर्स्ट टेस्ट लगा लिया है, हम 2017 का सेकंड टेस्ट लगाएंगे महिला सुपरवाइज़र का, जिसमें कि अभी तक हमने देखा। पहले हम समझ लेते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बार हम जब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे कि फर्स्ट में देखते हैं, जैसे पहले हम कलर ले लेते हैं, येलो ले लेते हैं, ठीक है, और कम कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि हमें जो हमने है ना सिलेबस को देखा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। क्या चलना है? सिलेबस के अकॉर्डिंग। जैसे कि 8 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें क्या पूछा गया था 8 मार्च को। फिर उसके बाद अप्रैल में एग्ज़ाम था, 7 को एग्ज़ाम था, फिर 23 को था, 23 के पहले 10 को भी था, 8 को भी था, तो मतलब 22 को भी था। हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें जैसे कि जो एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, तो किससे मिलते हैं? पोषण एवं स्वास्थ्य से देखने के लिए मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पोषण एवं स्वास्थ्य से। तो हम क्या करेंगे कि पोषण पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? पोषण पर। फिर हम देखेंगे कि पोषण के बाद जो सेकंड टॉपिक हमें देखने के लिए मिला, वो क्या था? जैसे कि पोषण से हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिले, लेकिन उसके पहले हमें किससे देखने के लिए मिले? फिर हमें पाचन तंत्र से देखने के लिए मिले। किससे? पाचन तंत्र से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले। उसके बाद हमें किससे क्वेश्चन देखने के लिए मिले? पाचन तंत्र से भी हमें क्वेश्चन देखने के लिए मिले। उसके बाद हमें फिर बाल विकास से कुछ क्वेश्चन देखने के लिए मिले। फिर उसके बाद संचार से भी देखने के लिए मिले। तो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि जब हमने पोषण एवं स्वास्थ्य जो टॉपिक पढ़ा और जो हमने प्रबंधन पढ़ा, तो उसमें हम कहाँ कमज़ोर हैं, हमें उस चीज़ को नोट डाउन या उसमें डायरी में नोट करते जाना है कि हम इस सब्जेक्ट में वीक हैं। उससे हम क्या समझ लेंगे कि जैसे ही हम टेस्ट लगाएंगे, तो आपको पता है कि जो सत्यादि शर्मा का जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जो टेस्ट सीरीज़ डली हुई है ऐप के अंदर, वो क्या है, फ्री कराते हैं। तो आप उससे देख सकते हैं। क्या? सत्यादि शर्मा का जो ऐप है, तो सत्यादि शर्मा का जो ऐप है, उसमें क्या है, उन्होंने 60 टेस्ट फ्री डाल दिए हैं, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वहाँ से टेस्ट लगा सकते हैं। आप लोग चाहें तो मैं आपको इस पर भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ, तो आप इसमें भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी हम हाल फिलहाल प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। और जो लोग क्लास में न्यू जुड़े हैं या क्लास में अभी पहली बार देखा है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे 3000 फैमिली मेम्बर होने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम 5000 के समथिंग जल्दी पहुंच जाएंगे। तो आपको पहले तो 3000 सब्सक्राइबर करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि 3000 सब्सक्राइबर और प्लस में 2500 वॉचिंग टाइम कंप्लीट हो गया है। सिर्फ 500 वॉचिंग टाइम और चाहिए, फिर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको इतना फेवर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं, हम टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, जिससे कि हम जो एग्ज़ाम है उसके नज़दीक तक पहुंच सके। और जहाँ तक कि जो बच्चों के जो पेपर में जो मार्क्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि
पेपर में मार्क्स किसी किसी के 160 आ रहे हैं, किसी किसी के 167 या 152 या अप्रॉक्स 158 तक और या 180 तक भी लिस्ट जा रही है। तो जनरल की मिनिमम 180 लिस्ट जाएगी और इससे एक समथिंग 175 से लेके 180 तक समथिंग हम एवरेज लगा सकते हैं कि इतनी जनरल की लिस्ट जानी चाहिए। ओबीसी की हम देख सकते हैं तो शायद 150 से लेकर शायद 160 या 160 से लेकर इतनी ऊपर जाए लिस्ट, 160 से ऊपर ऐसे अप्रोक्स हम लगा सकते हैं। फिर देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फटाफट से सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें, क्लास को शेयर भी कर दें। देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, काली खांसी नामक जीवाणु के कारण होती है। काली खांसी हमारी जो होती है किस जीवाणु के कारण होती है? तो काली खांसी हमारी किस जीवाणु के कारण होती है ये तो हम देख लेते हैं। तो काली खांसी जो होती है हमारी किस जीवाणु के कारण होती है? तो काली खांसी जो होती है हमारी बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस के कारण होती है। किसके कारण होती है? जो काली खांसी नामक जीवाणु के कारण होती है, यानी जो जीवाणु हैं बॉर्डीटेला, जीवाणु को हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। और जो काली खांसी के लिए जो टीका लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? BCG। जो कि टीका BCG का जब हम टीका लगाते हैं ये जन्म के तुरंत या तो तुरंत बाद लगाते हैं या फिर 1 साल के शिशु को कभी भी साल में कभी भी लगा सकते हैं। तो हमने 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया। पहला हमने देखा कि जो काली खांसी नामक किस जीवाणु से होती है, ये बैक्टीरिया के कारण होती है। कौन से बैक्टीरिया के कारण? बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस के कारण होती है। दूसरी, हमें काली खांसी जैसे खांसी ना हो उसके लिए तो हम क्या करते हैं? BCG का टीका लगवाते हैं और ये जन्म के समय लगाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण कौन सॉरी BCG का टीका तो हम किसके लिए लगवाते हैं? टीबी के लिए लगवाते हैं। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक कर दी थी तो उसको सुधार लेना। BCG का टीका हम टीबी के लिए लगवाते हैं। अब आपको बताना है कि जो हम जैसे रोटा वायरस होता है ना, उसके लिए किसके लिए यूज़ किया जाता है? जो रोटा वायरस टीका होता है वह किसके लिए यूज़ करते हैं? क्वेश्चन को लिखो, रोटा वायरस जो होता है वह किसके लिए यूज किया जाता है? तो इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट में बताना कि जो रोटा वायरस होता है वह किसके लिए टीका लगाया जाता है। मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। कौन सा संक्रामक रोग है? जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। तो हम देख लेते हैं जैसे कि जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु नामक जो रोग होता है वह किसके कारण होता है? क्षय के कारण होता है, क्षय या टीबी के कारण होता है। तो जो BCG का टीका लगाते हैं ना वह हम किस में लगाते हैं? टीबी में, इसमें लगाते हैं। वहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी थी, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किस में लगाते हैं? ये मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में लगाते हैं। किसका? BCG का टीका, जो कि बच्चे को जन्म के समय कितने टीके दिए जाते हैं? पहला तो BCG का दिया जाता है, दूसरा OPV दी जाती है, तीसरी कौन सी दी जाती है? हेपेटाइटिस B दी जाती है। कौन सी दी जाती है? हेपेटाइटिस B।
BCG का टीका हम 0.05 ml देते हैं, OPV की 2 बूंद देते हैं, जबकि हेपेटाइटिस की भी 0.05 ml दिया जाता है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि ICMR 2010 के एक्सेप्ट जो ICMR है 2010 एक्सेप्ट ग्रुप, जैसे कि विशेष समूह द्वारा पूर्व विद्यालय बच्चों हेतु अनुशासित न्यासन की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो ICMR 2000 के अनुसार जो पूर्व विद्यालय बच्चों के लिए जो अनुशासित न्यासन की आवश्यकता कितनी होती है या बीच होती है, तो पूछा गया है। तो हमें इसका आंसर क्या बताना है? इसका आंसर है 8.0 to 11.0 mg पर डे होती है। कितनी आवश्यकता होती है? 8.0 11 mg 8.0 से 11 इनमें जैसे कि हम कर सकते हैं। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 8 और 3 11, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे कि जिनमें 3 का डिफरेंस आए वही हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि जो वृद्धि रोध स्टैटिन को के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वृद्धि रोध स्टैटिन को के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो बताना है। यहाँ पे खालिस्तान है तो इसको बताना है। तो इसमें देखेंगे कि जैसे कि आयु की दृष्टि से, अच्छा एक चीज़ आप लोगों को नोटिस करना होगा, जैसे कि हमें जो 2 क्वेश्चन मिलेंगे वो सिमिलर मिलेंगे, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। जो हमें दिख रहा है जैसे कि आयु की दृष्टि से अत्यंत कम लंबाई और आयु की दृष्टि से अत्यंत कम भार, तो अब हमें ये तो सेटिस्फाई हो गया कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शंस हमारा करेक्ट हो सकता है। तो हमें अब 50-50 हो गया, जैसे कि 2 कट हो गए तो 2 ही तो बचे, 2 में से अब 1 लगाएंगे तो वही हमारा आंसर सही होगा। तो ज़्यादातर है ना चांस लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 50-50 होता है, वह फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा या फर्स्ट नंबर का ऑप्शन ही ज़्यादातर सही होता है। तो आयु की दृष्टि से अत्यंत कम लंबाई होती है किसकी? वृद्धि रोध स्टैटिन की, जो आयु की दृष्टि से अत्यंत क्या है? कम लंबाई होती है। एग्जैक्ट क्लियर। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि जो 12 अप्रैल को कार्यक्रम, पहले तो इस क्वेश्चन को हम पूरा सेटिस्फाई करेंगे, पूरा मतलब निचोड़ कर रख देंगे। जैसे कि 12 अप्रैल 2005 को क्या शुरू हुआ था? जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई। क्या शुरू की गई? जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई। सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुई? 12 अप्रैल 2005 को। और किसके द्वारा हुई ये बताना है। तो किसके द्वारा हुई? जो 12 अप्रैल 2005 को कार्यक्रम की शुरुआत हुई, हमें पता है कि 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा की शुरुआत की गई। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई गर्भवती महिलाओं के लिए। जैसे कि जो प्रसव होता है उसको, जैसे डिलीवरी होती है उसके लिए किसकी शुरुआत की गई? जननी सुरक्षा योजना की। अब किसके तहत की गई? तो NRHM के तहत की गई है। N मतलब क्या होता है? R मतलब क्या होता है? H मतलब, इसका मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो हम देखेंगे कि NRHM इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। और आप लोग NRHM का फुल फॉर्म बताना कि क्या होता है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका हम आंसर देख लेते हैं कि हमने जो बताया है क्या करेक्ट है या हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। तो देखते हैं, इसका आंसर है NRHM।
जैसे कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यकता बढ़ जाती है। किसके कारण बढ़ जाती है? गर्भावस्था के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर एक शिशु पल रहा होता है, इसीलिए उसको क्या है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आवश्यकता होती है ऊर्जा की, तो किसके लिए होती है? तो हमने देखा कि शिशु के लिए होती है। तो हम देखेंगे इसमें कि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए हमें क्या है, ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर गर्भनाल की वृद्धि के लिए होती है, फिर माता के शरीर में आकार में समान वृद्धि के लिए होती है। तो हमने जैसे देखा कि इसमें कौन सा करेक्ट है, पर हमने और भी तो क्वेश्चन उससे समान दिखाई दे रहे थे, जैसे कि गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं शारीरिक गतिविधि के गर्भनाल में वृद्धि हो रही है, जबकि माता के शरीर के आकार में भी तो वृद्धि होगी। तो यानी ये सभी ऑप्शंस यानी करेक्ट हैं, यानी उपरोक्त सभी इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, जैसे कि खाली स्थान के लोहे संपूर्ण से रक्तलापता ठीक करने में मदद मिलती है। क्या कह रहा है कि खाली स्थान के साथ साथ लोहे संपूर्ण से रक्तलापता ठीक करने में मदद मिलती है। जैसे कि अगर हमें आयरन की कमी होती है, तो हमें ज़्यादातर क्या पालक खाने की सलाह दी जाती है, क्या हरी पालक खाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। वो क्यों देते हैं? क्योंकि जो पालक होती है वो हमारी क्या है, एक आयरन से भरपूर होती है। तो इस वजह से इसमें क्या आंसर होगा, यानी फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है, तो फॉलिक अम्ल क्या होगा इसका आंसर, फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड यानी फॉलिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें कि हम देखेंगे कि बच्चों में जो प्रोटीन है, क्या है, बच्चों में जो प्रोटीन ऊर्जा पोषण के कारण होता है, बच्चों में जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होता है। उन्होंने कहा है जो प्रोटीन होता है कैसा होता है, वह खाली स्थान के कारण होता है। ऐसा तो नहीं है, अगर बच्चा खाएगा तो उसके अंदर कुपोषण हो ही नहीं सकता है। तो देखते हैं किसके कारण होता है, जैसे कि या तो उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो अच्छा खाना नहीं खा पाएगा। जब वो प्रोटीन अच्छी मात्रा में नहीं ले पाएगा तो क्या है, उसकी मेन समस्या है वो निर्धन है, उसके पास पैसे का अभाव है। दूसरा, दूध छोड़ाने की अवहेलना, जैसे कि अगर उसके पास पैसे की अवहेलना होगी तो सामान्य बात है वो दूध भी नहीं खरीद सकता। तीसरी बात है कि दीर्घकालिक संक्रमण, और जब खान पीन उसका अच्छा नहीं होगा तो उसको क्या है, स्वाभाविक बात है कि उसको संक्रमण यानी बीमारी से ग्रसित मिलेगा। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं कुपोषण के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि 9 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें कौन एक वायु रहित रोग नहीं है। हमको ये देखना है कि जो वायु से रहित रोग कौन सा नहीं है। हमें पता है कि वायु रहित यानी एयर वॉर्न डिसीज़ बतानी है। क्या बतानी है हमें? इसमें बताना है एयर वॉर्न डिसीज़। कौन सी डिसीज़ बतानी है? जो वायु से वाहित डिसीज़ को लेना है। तो हम देखेंगे कि इसमें जो चेचक है वह क्या है, एयरबोर्न डिसीज़ है। चेचक कैसी डिसीज़ है? एयरबोर्न डिसीज़ है। उसके बाद हम देखेंगे जैसे कि जो इन्फ्लुएंजा है वो भी एयरबोर्न डिसीज़ है, एंथ्रेक्स है वो भी एयरबोर्न डिसीज़ है, चेचक है एयरबोर्न डिसीज़ है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे कि यह एक एयरबोर्न डिसीज़ है या वायु वाहित रोग है। तो हम इसके लिए ट्रिक है कि CIA, क्या CIA, अगर ये तीनों चीज़ें हैं,
सी मतलब हो गया चिकन पॉक्स, आई मतलब हो गया इन्फ्लुएंजा, ए मतलब हो गया एंथ्रेक्स। सी आई ए अगर आपको याद है तो आप समझ जाएंगे कि ये मलेरिया है, जो वह क्या है, वायुवाहित रोग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 नंबर में देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे कि जो अपर्याप्त खाद्य अंतःग्रहण के कारण हो सकता है, खालिस्तान के कारण हो सकता है। अब कह रहा है जैसे कि जो भोजन खराब योजना है या भोजन जो अपर्याप्त खाद्य संकरण किसके कारण हो सकता है, तो भोजन की खराब योजना, भोजन छोड़ने देने या स्वास्थ्य खराब आदतें। तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में करके बताना कि जो, एक सेकंड, कहाँ चला गया। एक सेकंड लगा रही हूँ बस मैं। ये हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। कौन से नंबर का क्वेश्चन चल रहा था, 9 हो गया था। 10 नंबर का क्वेश्चन चल रहा था। 10 नंबर में हमने देख लिया था कि हमारा इसका आंसर क्या था, राइट, ऑल ऑफ द एबव था। क्या था, ऑल ऑफ द एबव। जो अपर्याप्त खाद्य अंतःग्रहण के कारण हो सकता है, भोजन की खराब योजना, भोजन छोड़ देने और स्वास्थ्य खराब आदतों, तीनों के कारण हमारा जो अपर्याप्त खाद्य अंतःग्रहण है, इन तीनों की समस्याओं के कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कि बाल्यावस्था के वयस्कों में संक्रमण की जो अवधि होती है को क्या कहते हैं। जो बाल्यावस्था से वयस्कों में जो संक्रमण की अवधि होती है उसको क्या कहते हैं। सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है, पहले हम ये देख लेते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था होती है, उसके पहले कौन सी अवस्था होती है, बाल्यावस्था के पहले कौन सी अवस्था होती है या बाद में कौन सी अवस्था होती है, वो देख लेते हैं। तो बाल्यावस्था हमारी क्या होती है, बाल्यावस्था तो 0 से 3 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, 3 से 6 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है, या 6 से 9 वर्ष तक कौन सी अवस्था होती है। ये आप लोगों को बाल्यावस्था के पहले शेषावस्था होती है, इससे पहले मध्यावस्था होती है, शेषावस्था के बाद मध्यावस्था, अत्यावस्था, उसके बाद होती है कौन सी अवस्था होती है, किशोर। तो किशोर अवस्था होती है, जो कि किशोर अवस्था कब से कब तक चलती है, यह है 14 से लेकर 18 वर्ष तक चलती है। किशोरावस्था कब से कब तक चलती है, 14 वर्ष से 18 वर्ष तक चलती है। तो हमने देखा कि बाल्यावस्था से वयस्कावस्था में संक्रमण की अवधि किसको होती है, किशोर वय को होती है। जैसे कि निम्न में से वैक्सीन सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं है। जो टीकाकरण है सार्वभौमिक, इसके कारण कौन सी वैक्सीन शामिल नहीं है ये बताना है। जैसे कि सार्वभौमिक जो टीकाकरण है उनमें कौन सी हमें नहीं के ऊपर पकड़ना है कि नहीं है। हम जानते हैं कि हमें
क्वेश्चन देख लेते हैं कि जन्म के समय शिशु को जन्म के समय शिशु को कौन कौन से टीके दिए जाते हैं तुरंत जन्म के बाद। तो हम देखते हैं कि जन्म के बाद तुरंत बाद हमें शिशु को पहले तो BCG का टीका देते हैं। किसका टीका देते हैं? BCG का। किसका टीका दिया जाता है? BCG का। ऊपर देख लेते हैं, पहला टीका होता है जन्म के समय BCG का टीका, सेकंड है OPV का टीका, थर्ड है हेपेटाइटिस B का टीका दिया जाता है। किसका टीका दिया जाता है? हेपेटाइटिस B का टीका दिया जाता है। मतलब जन्म के समय 3 टीके दिए जाते हैं। अब कितने दिए जाते हैं? तो BCG का जो 5 ml दिया जाता है, 0.05 ml, जबकि OPV की कितनी बूंदें दी जाती हैं? 2 बूंद। हेपेटाइटिस कितना लगाते हैं? 0.05। तो इतनी क्वांटिटी में लगाया जाता है। हम देखते हैं कि अब इसमें क्या शामिल नहीं है। हमने अभी जो देखा, OPV लगाते हैं, BCG लगाते हैं, DPT लगाते हैं, लेकिन भैया जो IDD है ये क्या है, ये कौन सा टीका है, ये नहीं लगाते हैं। तो हमें अलग पता चल गया, जब हम तीनों टीकों को देखा तो हमें पता चल गया कि OPV का टीका हम लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं, BCG का किसके लिए लगाते हैं, DPT का किसके लिए लगाते हैं। तो OPV का टीका हम पोलियो के लिए लगाते हैं, BCG का TB के लिए लगाते हैं, जबकि DPT का डिप्थीरिया ट्यूबरक्लोसिस के लिए लगाते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया के लिए लगाते हैं। कच्चे अंडे की सफ़ेदी में उपस्थित प्रोटीन जो बायोटिन से आवंधित होकर उसके अवशोषण को रोक देता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो देखते हैं। जैसे कि जो कच्चे अंडे में सफ़ेदी उपस्थित प्रोटीन होता है जो बायोटिन से आवंधित होकर उसके अवशोषण को क्या कर देता है? रोक देता है। किसके वजह से रोक देता है वो देख लेते हैं। जैसे कि एडविन के वजह से रोक देता है। किसके वजह से रोक देता है? एडविन की वजह से रोक देता है। 14 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि जो गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जाता है। तो गर्भवती महिला को जो आहार दिया जाता है, कौन कौन से आहार दिए जाते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो गर्भवती महिला को हम देते हैं आहार वो कौन कौन से देते हैं। गर्भवती महिला को एक तो प्रोटीन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? प्रोटीन दिया जाता है, वो भी अच्छी क्वांटिटी में दिया जाता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है, और क्या दिया जाता है? और विटामिन दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन, ये तो हमने देख लिया कि जो गर्भवती महिला होती है उसको हम प्रोटीन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी देते हैं और विटामिन भी देते हैं। अब हम देख सकते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ नहीं देते हैं। हमें पता है कि प्रोटीन दिया जाता है, वो भी अच्छी मात्रा में देते हैं, कार्बोहाइड्रेट देते हैं, विटामिन देते हैं, लेकिन भैया धूम्रपान हम गर्भवती महिला को नहीं देते हैं। अगर लेती भी है वो किसी वजह से तो उसको मना कर दिया जाता है कि आपको अब इसका सेवन नहीं करना है। ठीक है, देखते हैं कि लैक्टोज केवल में उपस्थित होता है, तो किस में उपस्थित होता है वो बताना है। तो हमें पता है लैक्टोज यानी जो जिसके अंदर एल दिखाई दे, जैसे कि एल, हमने लैक्टोज एल स्टार्ट हो रहा है एल से, उसके अंदर एल मौजूद होगा यानी मिल्क। लैक्टोज किसके अंदर होगा? मिल्क। ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना। ठीक है, आपने देखा जो मिल्क है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एल। तो किसके अंदर दिया जाता है? लैक्टोज
एल के अंदर दिया जाता है। मिल्क यानी मिल्क के अंदर दिया जाता है। आयोडीन, माता में आयोडीन की कमी, माता में जो आयोडीन की कमी होती है किसके वजह से हो जाती है और कौन सा रोग हो जाता है। अगर माता अच्छी मात्रा में अगर नमक नहीं लेती है, सॉल्ट नहीं लेती है, तो उसे कौन सी कमी हो जाती है, तो उसे कौन किस बीमारी से ग्रसित होना पड़ता है। तो सॉल्ट नहीं लेने से उसे एक तो क्रेटिनता वामनता रोग हो जाता है तंत्रिका में, दूसरा प्रसव पूर्व मृत्यु में वृद्धि हो जाती है, मतलब प्रसव की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु दर में वृद्धि, और जो जन्मजात असमानताएं होती हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। यानी ये सभी समस्याएं अगर देखने के लिए मिलती हैं तो समझ लो इसके अंदर आयोडीन की कमी है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कि जो जननी सुरक्षा JSY का लक्ष्य को घटाना है। तो हमें पता है कि जो जननी सुरक्षा योजना कब चलाई गई, अब लोगों को ये बताना है। जैसे कि जननी सुरक्षा योजना कब चलाई गई, 12 अप्रैल 2005 को चलाई गई। कब चलाई गई, 12 अप्रैल 2005 को चलाई गई। ठीक है, और किसके द्वारा चलाई गई, NRHM के द्वारा चलाई गई। किसके द्वारा चलाई गई, NRHM के द्वारा चलाई गई। ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस कर लिए हैं। जननी सुरक्षा योजना जो लागू की गई या चलाई गई 12 अप्रैल 2005 को चलाई गई, किसके द्वारा चलाई गई, NRHM के द्वारा चलाई गई। दूसरी किस वजह के लिए चलाई गई है, तो नवजात शिशुओं में मृत्यु को कम करने, प्लस में जो माताओं की मृत्यु होती थी और प्लस में बच्चों की भी मृत्यु हो जाती थी, इन दोनों की समस्याओं को कम करने के लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन मान है। क्या हो सकता है शरीर क्रियात्मक मान, सॉरी, जैसे कि जो प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक ईंधन मान है, कौन सा हो सकता है। इसमें जो प्रोटीन का शरीर क्रियात्मक जो ईंधन मान लेते हैं हम 4.0 कैलोरी लेते हैं। कितना लेते हैं, 4.0 कैलोरी लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अंडे, 19 नंबर का क्वेश्चन है, अंडे में उपस्थित प्रोटीन को क्या कहा जाता है। अंडे में उपस्थित प्रोटीन को संपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। अंडे के अंदर कैसा प्रोटीन होता है, संपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, जब हमारे अंदर विटामिन C की कमी हो जाती है तो हमारी स्किन में क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। हमारी स्किन जो त्वचा होती है वह स्कर्वी रोग से ग्रसित हो जाती है। तो हमें विटामिन C लेने के लिए स्कर्वी रोग, विटामिन C कम मात्रा में लेने से हमें क्या हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। तो इसका आंसर है एस्कॉर्बिक अम्ल किसकी कमी से होता है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को क्या कहते हैं। ठोस भोजन को क्या कहते हैं वो बताना है। तो हम देख लेते हैं कि जो प्यूस कोलेस्ट्रॉम होता है वह कास्ट होता है और दलिया होता है, और उसके बाद भोजन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताना है। इसके आंसर 4 ऑप्शन है। क्या है, एक तो भोजन है, इधर क्या है, एक चौथे नंबर पर भोजन है, भोजन है। तो पहला हो गया हमारा
नवजात शिशु के आहार में पहली बार जोड़े गए ठोस भोजन को हम क्या कहते हैं? वे कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? जो नवजात शिशु के आहार में पहली बार जो जोड़े गए ठोस भोजन को क्या कहा जाता है? वे कोष्ठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 अनाजों में सीमाकारी अमीनो अम्ल है। अनाजों में जो सीमाकारी अमीनो अम्ल है उसको क्या कहते हैं? उसको लाइसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको लाइसिन कहते हैं। 23 नंबर का है टीकाकरण में खालिस्तान की एक नस्ल को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? तो जीवित विषाणुओं या जीवाणुओं के द्वारा कराया जाता है। टीकाकरण लाइव भी होता है और किल्ड भी होता है। टीकाकरण मेनली आपकी एंटीबॉडीज़ को मजबूत करने के लिए लगाया जाता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए। ठीक है। है स्तनपान के 0-6 माह के दौरान ICMR 2010 द्वारा अनुशासित अतिरिक्त कैलोरी आवश्यक है। जैसे कि जो स्तनपान यानी दूध पिलाने वाली महिलाओं या स्तनपान या धात्री महिलाओं के लिए कितने 0 से 6 माह के दौरान ICMR 2010 द्वारा अनुशासित अतिरिक्त कैलोरी कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है जो माता अपने बच्चों को दूध पिलाती है। स्तनपान यानी दूध यानी धात्री महिलाएं भी कहते हैं। तो इसको मेनली 600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? प्रतिदिन 600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ICMR 2010 द्वारा वयस्क पुरुष हेतु अनुशंसित प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? जैसे कि एक वयस्क पुरुष है उसको अनुशासित तौर पर कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो उसको 60 ग्राम पर डे क्या अनुशासित प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक वयस्क पुरुष को। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को क्या कह रहा है? जो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषित बच्चे के आहार को खालिस्तान वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अब पहले मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए सेम मिलेंगे। अब इसमें चारों क्वेश्चन ये दोनों सिमिलर मिल गई और ये दोनों भी सिमिलर मिल गई। तो आपको ये देखना होगा कि जो हम प्रोटीन लेते हैं वो खराब मात्रा का तो नहीं ले सकते। ये तो वैसे ही गलत हो गया। अगर ये गलत हुआ तो ये भी गलत हो गया। अब देखेंगे कि जैसे जो हम प्रोटीन लेंगे वो अच्छी गुणवत्ता का लेंगे और अच्छी कैलोरी में लेंगे। कैलोरी उच्च मात्रा लेंगे वो भी देख लिया हमने कि अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोटीन से समृद्ध एवं कैलोरी की निम्न मात्रा लिखा है। और अच्छी गुणवत्ता वाले हमें ये पता है कि हम जो प्रोटीन की ऊर्जा की कुपोषित बच्चों के लिए निम्न मात्रा तो ले नहीं सकते हैं। अब क्या लेंगे? एक ही ऑप्शन तो बचा, अच्छी मात्रा लेंगे। तो यहीं से ऐसे कट करना सीखो कि जैसे कि क्वेश्चन को हम पकड़ सकें। तो हम क्या है प्रोटीन की जो अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन हम क्या है कुपोषित बच्चों को देंगे। ठीक है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में कौन सा रोग निरोधक कार्यक्रम आरंभ किया गया था? कौन सा रोग निरोधक कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा जो 1962 में चलाया गया रोग कार्यक्रम आरंभ किया गया था वो बताना है। तो इसमें क्या हो सकता है? तो जो रोग निरोधक कार्यक्रम चलाया गया वो तो मेनली आयोडीन के लिए चलाया गया था, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो गई तो रोग ज़्यादा घेरते हैं। तो आयोडीन से हम देखते हैं कि आयोडीन, देखो दोनों सेम क्वेश्चन दे दिए हैं, दोनों अप्रोक्सी। पहले तो हम इस क्वेश्चन को काटते चलेंगे। देखना, विटामिन ए का क्या काम है? कोई काम नहीं है। पोषण का क्या काम है? कोई काम नहीं है।
अब बचा आयोडीन और घेंघा। हमें पता है कि घेंघा रोग ये रोग है, तो इसको भी काट देंगे। अब क्या बचा, आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम। क्या आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम इसका सही उत्तर है। भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था 1962 में, रोग निरोधक आयोडीन न्यूनता विकार कार्यक्रम को चलाया गया। ठीक है, 27 हो गया। अब 28, फटाफट से इसका आंसर जल्दी बताइए कि क्या होगा। देखते ए बी, पहला या दूसरा, सही से बताओ, कंफ्यूजन ना पहला होगा ना दूसरा होगा। जो लोग 3rd नंबर का आंसर दे रहे हैं वो करेक्ट है। देखो, जैसे कि जो माता में फोलेट की कमी होती है नवजात शिशुओं में, इनमें से कौन से तंत्रिका नाल दोष न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के जोखिम में वृद्धि से संबंधित है। फोलेट जाए ना, इसका आंसर है स्पाइना बाइफिडा। क्या आंसर है इसका, स्पाइना बाइफिडा आंसर है। अब मीसल्स क्या होता है, मीसल्स हमें पता है कि ये खसरा होता है। मीसल्स क्या होता है, खसरा होता है। ये मीसल्स जो है वह कैसी डिसीज है, हमने देखा था उसमें पहले सी देखा था, दूसरा आई देखा था, तीसरा ए देखा था। सी से हो गया चिकन पॉक्स, ए से हो गया इन्फ्लुएंजा, आई से हो गया इन्फ्लुएंजा, ए से क्या हो गया, जल्दी से बताइए, CIA। ए कौन सी डिसीज होती है, हमने जस्ट ऊपर ही देखा है अभी भी। सी से चिकन पॉक्स, आई से इन्फ्लुएंजा, ए कौन सी डिसीज होती है। तो इसमें और अब एम को भी जोड़ लो, ये क्या है, मीसल्स। ये सभी बायोजनित यानी एयरबोर्न डिसीज है। ये क्या है, मीसल्स है। एम तो CIAM। अगर ये हमें चारों याद है तो हम समझ जाएंगे कि ये वायु वाहित रोग यानी एयरबोर्न डिसीज है। तो फटाफट से ए को कमेंट करके बताना है ये कौन सी डिसीज है। ये आप लोगों को होमवर्क है, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क बताएं, वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसका आंसर है एयरबोर्न डिसीज। ठीक है, देखते हैं जैसे कि इनमें से गलत कथन को बताना है, कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन को जब चॉइस करेंगे तो पहले हमें काटना होगा कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो हम देखेंगे कि यह है जो गलत कथन हो सकता है वो तो हम पहले ही देख लेते हैं। जैसे कि हमें पता है मलेरिया जो होता है, हाँ इसमें देखो पहला भी हम ऑप्शन काट सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा वायु वाहित रोग कौन कौन से होते हैं, तो हमारा सी होता है, आई होता है, ए होता है और एम होता है। भैया तुमने हैजा को देखा क्या, ये वायु वाहित रोग है तो यहीं कट हो गया, ये वायु वाहित रोग नहीं होता है। फिर हम देखा कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, बिल्कुल होता है मलेरिया मच्छरों के काटने से। ट्यूबरक्लोसिस टीबी है, बिल्कुल है, यह माइबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से टिटनेस हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ऊपर का गलत है क्योंकि हैजा कभी भी, हैजा कैसा रोग है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि कोलेरा वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है। मनुष्यों में जो गर्भ की अवधि होती है शिशु जन्म तक चलती है और यह सामान्य गर्भ अवधि की होती है, कितने दिन की होती है। जो मनुष्य
जो महिलाएं होती हैं उनमें जो जो जैसे बच्चा होता है, जैसे डिलीवरी होती है तो कितने दिन में हो जाती है। हम ये तो जानते हैं कि 280 दिन में होती है। 280 दिन यानी 9 माह 10 दिन में होती है। ये बात तो हमें पता है कि डिलीवरी महिलाओं की 9 माह 10 दिन में होती है, यानी 280 दिन लगता है। लेकिन कितने सप्ताह लगता है? 40 सप्ताह लगते हैं। कितने सप्ताह लगते हैं? 40 सप्ताह लगते हैं। ठीक है। 32 ICDS के संशोधित ICDS को क्या कहते हैं? आप लोगों को इसका फुल फॉर्म बताना है कि ICDS का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ICDS के संशोधित मानकों फरवरी 2009 के गर्भवती एवं स्तनपान करा रही महिलाओं को कितनी कैलोरी एवं प्रोटीन दिए जाते हैं। तो हमने पहले देखा कि हमें जो महिलाओं को, गर्भवती को, स्तनपान कराने वाली को, उनको कितना प्रोटीन दिया जाता है। 600, हमने ऊपर देखा था 600 कैलोरी प्रतिदिन दिया जाता है पर डे। पर हमने ये नहीं देखा था कितने ग्राम साथ में प्रोटीन भी दिया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं 18 से 20 ग्राम प्रोटीन भी दिया जाता है। कितना प्रोटीन दिया जाता है? कैलोरी दी जाती है 600 कैलोरी पर डे, और जबकि प्रोटीन दिया जाता है 18 से 20 ग्राम दिया जाता है। 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं देते हैं, इस बात को भी याद रखना। रक्त में कैल्शियम की कमी को क्या कहते हैं? अगर रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? तो कैल्शियम से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कैल्शियम का जिक्र तो किया ही होगा। पहली बात तो हम ऑप्शंस को कट करना सीखें कि ऑप्शंस को कट कैसे करते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या सीखेंगे कि ऑप्शंस को कट करना सीखते हैं। ऑप्शन को कट कैसे किया जाता है। सॉरी, थोड़ा 2 मिनट रुकिए। कहाँ पहुँच गए थे हम? 6 सेकंड है, 1 सेकंड। हाँ, क्या कहते हैं, जैसे कि रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसको हम, रक्त में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है उसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। पहले तो फर्स्ट हम कट कर लेते हैं, जैसे कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है। फिर हम देखते हैं फॉस्फोरीकरण का क्या काम है, कोई लेना देना नहीं है। अब देखते हैं, हमें 2 सिमिलर ऑप्शंस तो देखने के लिए मिल चुके हैं। उनमें हमको ये देखना है कि इसमें हाइपर कैल्सीमिया होगा या हाइपोकैल्सीमिया होगा। तो हम देखेंगे जब हम अच्छी क्वांटिटी में लेंगे तो अच्छी, जैसे कमी हो जाएगी तो उस चीज़ को हम अच्छी क्वांटिटी में लेंगे तो अच्छा ही रोग होगा, तो हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? हाइपोकैल्सीमिया। तो ज़्यादातर 50% जो क्वेश्चन सही करने के चांस होते हैं वो फर्स्ट या सेकंड में जब भी कंफ्यूजन होता है हमारा 60% फर्स्ट आंसर होता है और 40% सेकंड आंसर होता है। बेझिझक होकर हम फर्स्ट ऑप्शंस को चॉइस कर सकते हैं। इसका आंसर है हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वूपिंग कफ क्या है? वूपिंग कफ परट्यूसिस है। ये क्या है? परट्यूसिस है। वूपिंग कफ कैसा है? परट्यूसिस है। कैसा है? परट्यूसिस है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। आज के लिए क्लास को हम यहीं रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास को हम शाम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। और जो लोग क्लास में न्यू जुड़ा हो वो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।